हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों ये सेशन होगा। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर इन मेन एग्जामिनेशन। ये हमारा स्ट्रेटेजी है और इसी पे आज हम बात करने वाले हैं, कैसे आप अपने मेन एग्जामिनेशन में जो मुख्य परीक्षा आपका होता है उसमें कैसे आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। और दोस्तों जो ये आज मैं सेशन लेके आ रहा हूँ ये सीआरपीसी का है और ये सीआरपीसी का पार्ट सेकंड है, मीन्स कि पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। आपने उसको अगर नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये जो आज मैं लेकर के आ रहा हूँ, ये जो सीआरपीसी का लेक्चर, ये पार्ट सेकंड है। दोस्तों इसमें मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को रखा हूँ, जो कि हमारा मेनली जो सेक्शन नंबर 24 से हमारा आंसर बनता है, इनको मैंने इसमें शामिल किया है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें मैंने शामिल किया है सेक्शन नंबर 41 को। सेक्शन नंबर 41 मीन्स की अरेस्ट के प्रोविजंस को मैंने यहाँ पे रखा है और उसी से रिलेटेड मैंने जो भी आंसर है उन आंसर को मैंने इस वीडियो में फ्रेम किया है। दोस्तों एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आईपीसी का सेशन कंडक्ट करवा रखा है, जो कि 5 सेशन मैंने ऑलरेडी कंडक्ट करवा रखा है, जो कि मेन एग्जामिनेशन के लिए वो है। और वो सेशन दोस्तों मैंने हिंदी में करवा रखा है और ये जो सेशन मैं लेकर के आपके पास आ रहा हूँ सीआरपीसी का, ये सेशन इंग्लिश में होगा। सो दोस्तों इंग्लिश का सेशन और भी मैंने करा रखा है, जो कि सीपीसी पे है। सीपीसी पे भी मैंने आंसर फ्रेम करके रखा है, साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे भी मैंने 1-2 आंसर फ्रेम करके रखा है। आपको अगर नहीं मिलता है तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, प्ले लिस्ट वहाँ पर बनी है हमारे इसी चैनल पर, वहाँ से प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। दोस्तों बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप अपने आंसर को फ्रेम करते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स असाइन किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया है, हु इज़ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड हु कैन अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता क्या है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। अगर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे डिफाइन किया होता है। तो दोस्तों जब आप अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पहले 2 मिनट आपको ध्यान से सोचना पड़ता है कि हाँ ये किस एक्ट की बात कर रहा है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है, क्या ये सीपीसी में फॉल करता है या सीआरपीसी में फॉल करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पहले से ही पता है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात आती है तो वो सीआरपीसी में ही फॉल करता है, क्योंकि पीपी साहब जो हम लोग नियुक्त कराते हैं, जो हमारे पीपी साहब होते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब होते हैं, वो हमारे सेक्शन नंबर 24 में ही फॉल करते हैं। किस एक्ट में? तो हमारे सेक्शन नंबर 24 में, हमारे सीआरपीसी में वो फॉल करते हैं। आपको क्वेश्चन का आइडिया मिल गया कि हाँ ये इसी क्वेश्चन में इसी जगह पे ये फॉल करते हैं। तो आपको एक बेसिक जब इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, जब आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो आप अपने आंसर को और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे अपने आंसर को फ्रेम किया, आंसर में मैंने क्या लिखा, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यही बेसिक क्रक्स जो है आपको सीखना होता है जब आप अपने मेन एग्जामिनेशन के आंसर को फ्रेम करते हैं। देखिए मेन एग्जामिनेशन का जो आंसर फ्रेम होता है वो कहीं दूसरे जगह से नहीं किया जा सकता है। जो किया जा रहा है, हमारे पास बेयर एक्ट होता है, उसी बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग बस बेयर एक्ट का कीवर्ड आप लेते जाइए और अपने लैंग्वेजेस में लिखिए। किसी के लैंग्वेज में आपको भागने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यही वर्ड इस्तेमाल करूं कि नहीं, बस आपको कीवर्ड इस्तेमाल करना है। कीवर्ड के अलावा आप जो वर्ड, जो आपको अप्रोप्रिएट वर्ड वहाँ पे लगता है कि नहीं ये वर्ड हमको यहाँ पे रखना अनिवार्य है, तो उस वर्ड को आप रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या क्या चीज़ें लिया है, जो कि बेयर एक्ट से मैंने लिया है। जब आप आंसर को फ्रेम करिए तो आप अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए। देखिए सारी बातें आपको बेयर एक्ट से ही मिलेगी। सबसे पहले तो मैंने लिखा है सेक्शन 2U में, जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो कहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, सेक्शन 2U में डिफाइन किया गया। 2U आप कौन? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो 2U से आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया। ऑफ द कोड डिफाइन किया गया, किस कोड में? सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इट मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। जो 2U में डिफाइन किया गया है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, इनको अपॉइंट कहाँ किया जाता है? इनको अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी, मीन्स कि इनको सेक्शन नंबर 24 में सीआरपीसी के अंतर्गत इनको अपॉइंट किया जाता है। एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और ये क्या करते हैं और इसी के अंदर ये काम करते हैं, किसके अंदर? जब इनको सेक्शन नंबर 24 के अंदर पीपी साहब को अपॉइंट कर दिया जाता है, तो ये जब अपॉइंट हो जाते हैं तो ये अपना वर्क करते हैं। किस प्रकार से वर्क करते हैं, इनके वर्क के बारे में बताया गया। जब आगे हम इसमें बात करते हैं कि हाँ ये कहाँ पे डिफाइन किया गया, तो सेक्शन नंबर 24 आपको एज यूजुअल पता चल गया कि हाँ ये जो बात कहता है, जो पीपी साहब की बात करता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है, ये बात हमको सेक्शन नंबर 24 में देखने को मिल जाता है। जब हम सेक्शन नंबर 24 में अब आते हैं तो देखिए किस प्रकार से इनको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। ठीक,
सेक्शन 24 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 24 में ही बताया गया कि किस प्रकार से इनको अपॉइंट किया जाएगा, किसको, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, ये सेक्शन 24 में ही बताया जाता है। ही इज अ पर्सन अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन। इनको किस लिए अपॉइंट किया जाता है, जो पीपी साहब होते हैं, पीपी साहब को क्यों अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि जो भी मामले होते हैं पीपी साहब के द्वारा ही शुरू किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल मैटर हो जाता है तो उसकी शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है, वो प्रोसिक्यूट करते हैं। किसी भी मामले को वो प्रोसिक्यूट किसके द्वारा किया जाता है, पीपी साहब के द्वारा, मीन्स कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के द्वारा किया जाता है। इसीलिए सेक्शन 24 में उनकी अपॉइंटमेंट होती है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। यही लैंग्वेज में आपको बातें लिखना है। देखिए, इसमें मैंने कोई बहुत तीर नहीं मारने का कोशिश किया। यहाँ पे इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बता दिया है कि अपॉइंटमेंट कहाँ होता है। तो और ये सेक्शन नंबर 24 के अकॉर्डिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब का अपॉइंटमेंट होता है। और ये क्या करते हैं, ये किस प्रकार का वर्क करते हैं, तो ये प्रोसिक्यूशन का ये वर्क करते हैं। इनके द्वारा बस इतना ही वर्क किया जाता है। जो भी हो सकता है वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखने का कोशिश किया है। ये क्या करते हैं, अपील करते हैं, और यहाँ पे लिखा है और अदर प्रोसीडिंग, या तो ये अपील करेंगे या किसी और प्रकार की ये प्रोसीडिंग को इन्वॉल्व करेंगे, मीन्स कि किसी और प्रकार के प्रोसीडिंग में ये भाग लेंगे। कौन, जो पीपी साहब होते हैं, जो सेक्शन नंबर 24 में डिफाइन किए गए हैं, जो 2U में बताए गए हैं। तो ये कई बार बताने से आपको क्या होगा कि आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा। ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके बिहाफ पे ये केस को देखेंगे, किसके बिहाफ पे ये देखेंगे, तो दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम को देखेंगे। और यहाँ पे लगा और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे यहाँ पे केसेस को क्या करेंगे, ये डील करेंगे। कौन, पीपी साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, जो सेक्शन 24 में डिफाइन किया है, जो डेफिनेशन क्लॉजेज में 2U में डिफाइन किए हैं। एज द केसेस में बी द कोर्ट फॉर विच अपॉइंटेड, जिस कोर्ट में, जिस केस के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा, उस कोर्ट में उस केस को ये क्या करेंगे, वहाँ पे डील करेंगे। किसके बिहाफ पे करेंगे साथियों, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंगे और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये कर सकते हैं। तो आपको ये बातें यहाँ से समझ में आ गई। जो आपको लिखना था वो आपने जो कीवर्ड यहाँ पे देना था, जो सेक्शन आपको मेंशन करना था वो आपने सेक्शन मेंशन कर दिया, जो कीवर्ड आपको मेंशन करना था वो कीवर्ड आपने मेंशन कर दिया। साथ साथ में ये भी बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपने पूरे इनके रेंज को एनालिसिस कर दिया कि ये क्या करते हैं। अब देखिए इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। एक मैंने यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया है। अगर आप यूपी मेन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम लगता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप लास्ट में टैकल करना चाहते हैं, लास्ट में सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार का बाइफर्केशन करके एक चार्ट भी चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं, चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। यूपी एग्जामिनेशन में ऐसा किया जा सकता है और बाकी जगह के मेन एग्जामिनेशन के बारे में तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन यूपी के एग्जामिनेशन में आप इस प्रकार से चार्ट प्रिपेयर करके वहां पे आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। अब देखिए, हु में अपॉइंट्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन अपॉइंट करता है, भाई कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ना जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स की पीपी साहब को अपॉइंट करता होगा। तो वो कौन अपॉइंट करता है, तो सबसे तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की जा रही है ये कहाँ पे की जा रही है। तो जो सेक्शन नंबर 24 आप देख रहे हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में हम देख लिए, किस कोर्ट में इनको अपॉइंट किया जाएगा, इनका क्या क्वालिफिकेशन होगा, इनका अपॉइंटमेंट का अथॉरिटी क्या होगा, और अदर डिटेल्स जो इनसे रिलेटेड है, उन सभी डिटेल्स के बारे में मैंने यहाँ पे बाइफर्केट करके एक एक चीज़ों को यहाँ पे लिखने का प्रयास किया, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। देखिए, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं तो ये सेक्शन नंबर 24 के सब क्लॉज 1 में डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन नंबर 24 आप लिख दीजिए, चाहे अगर आप और भी बेहतर लिखना चाहते हैं तो क्लॉज 1 भी लिख दीजिए, क्योंकि क्लॉज 1 में ही बातें बताई गई हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पे डिफाइन किया गया, सेक्शन नंबर 24 के क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया। कोर्ट क्या होगा, इनका कोर्ट जो होगा वो हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट में भी पीपी साहब को अपॉइंट किया जाता है। ठीक, इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, अगर इनको अपॉइंट किया जा रहा है तो इनको क्या क्वालिफिकेशन होगा, इनका क्वालिफिकेशन होगा एडवोकेट इन प्रैक्टिसिंग फॉर 7 ईयर और मोर, 7 साल तक या 7 साल से ज़्यादा वो क्या किए हों, किसी भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस किए हों, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को पीपी अपॉइंट किया जा सकता है। मीन्स कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग उनको पीपी साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब अपॉइंट किया जा सकता है। किसके बिहाफ पे किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक, अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होती है, अब इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो अपॉइंट की जो अथॉरिटी होती है या तो स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। ये दोनों बातों को आपने यहाँ पे देख लिया। अब बात करते हैं इनके अदर डिटेल्स क्या है। इनके अदर डिटेल्स में तो साथियों आ जाता है अपॉइंटमेंट टू बी मेड
आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। जो भी इन लोगों का अपॉइंटमेंट होगा कहाँ पे, अगर किसी भी हाई कोर्ट में अगर पीपी साहब की अपॉइंटमेंट करना है तो किससे कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पे कंसल्टेशन हाई कोर्ट्स के द्वारा लेना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट कंसल्ट करता है तब जाकर के पीपी साहब लोगों की नियुक्ति हो सकती है। कहाँ पे हो सकती है, किस कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में हो सकती है। किसकी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेंगे। कितना इनका प्रैक्टिस मांगता है, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा इनका प्रैक्टिस मांगता है। तो आपने ये फर्स्ट क्लॉज आपने देख लिया पीपी साहब का। अब यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए, अब जो सेकंड वाले की हम बात करते हैं यहाँ पे, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर डिस्ट्रिक्ट। अभी तक जो मैंने बात कर रहा था वो हाई कोर्ट के लिए बात कर रहा था, क्योंकि हाई कोर्ट में पीपी साहब को नियुक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में इनको किस प्रकार से अपॉइंट किया जाता है, अगर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाता है तो ये बातें कहाँ लिखी गई हैं, तो साथियों सेक्शन नंबर 24 के क्लॉज नंबर 3 के अंतर्गत ये बातें लिखी गई हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं इनको डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट किया जाता है। अब इसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, किस कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है, तो दोस्तों इनको कोर्ट ऑफ सेशन में इनको अपॉइंट किया जाता है। जैसे वहाँ पे हाई कोर्ट को आपने देखा इसके जस्ट ऊपर, इसी तरह यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन में इनको अपॉइंट किया जाता है। इनके लिए कोर्ट ऑफ सेशन में अगर अपॉइंट किया जाता है तो इनको कितने साल की प्रैक्टिस यहाँ पे अनिवार्य होती है, तो एडवोकेट इन प्रैक्टिस फॉर 7 ईयर और मोर, ये 7 साल तक या 7 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस किए हों तभी किसी भी एडवोकेट को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, पीपी नियुक्त किया जा सकता है, मीन्स कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के केस में ही नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी केस में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या होते हैं, पीपी साहब को नियुक्त किया जाता है। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई। हाई कोर्ट में भी पीपी साहब को नियुक्त किया जाता है, सेशन कोर्ट में भी पीपी साहब को नियुक्त किया जाता है। वहाँ पे भी 7 साल का प्रैक्टिस मांगा जाता है हाई कोर्ट में भी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 7 साल का प्रैक्टिस मांगा जाता है। और वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहाँ पे कंसल्टेशन किसकी होती है साथियों, वहाँ पे हाई कोर्ट की कंसल्टेशन होती है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन की कंसल्टेशन होती है। यहाँ पे जो कंसल्टेशन की बात आती है वो कोर्ट ऑफ सेशन की कंसल्टेशन होती है। चार्ट प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की नियुक्ति होती है, इसका जो चार्ट प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे शामिल है। मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साहब के द्वारा एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। किसके कंसल्टेशन में, कंसल्टेशन विथ द सेशन जज। अगर सेशन जज साहब के द्वारा कंसल्ट कर दिया जाता है तो एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, और उसी चार्ट के बिहाफ पे क्या किया जा सकता है, सभी पीपी साहब को नियुक्त करने का कार्य किया जाता है। फिर अब हमारे पास जो थर्ड आ जा रहा है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया है, ये एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी नियुक्त किए जाते हैं। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी साथियों, सिर्फ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही नहीं नियुक्त किए जाते हैं, इनके साथ साथ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर डिस्ट्रिक्ट भी नियुक्त किए जाते हैं। तो जितना हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आंसर फ्रेम करने का पर्याप्त कोशिश किया है, जिससे कि आपका कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपका मार्क्स नहीं कट सकता है। अगर आप इसको चाहते हैं तो इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पे बाइफर्केशन करके पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से कॉलम नहीं बना करके लिखना है तो आप चाहेंगे तो इसको लाइन वाइज ही लिख सकते हैं। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में लिख दें, इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तो इनको हाई कोर्ट यहाँ पे अपॉइंट करता है। इनके लिए कितना प्रैक्टिस चाहिए, तो साथियों यहाँ पे भी 7 साल का प्रैक्टिस चाहिए। ठीक, इनको कौन नियुक्त करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी द्वारा किया जा सकता है। इनका अपॉइंटमेंट कहाँ पे होगा, कैसे होगा, अपॉइंटमेंट टू बी मेड आफ्टर द कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के द्वारा कंसल्टेशन मिल जाता है तब एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या किया जाता है, यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो आप इसको चाहेंगे तो लाइन में भी लिख सकते हैं, चाहेंगे तो कॉलम में भी लिख सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को कितना अच्छा वहाँ पे फ्रेम करके एग्जामिनर को आप देना चाहते हैं। अब देखिए, इस तरह से अभी मैंने चार्ट के माध्यम से इसको समझा दिया। अब इसको देखिए, इसी चीज़ को मैं कैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, क्या क्या सेक्शन होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आप देखिए। ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड फॉर एवरी हाई कोर्ट एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों ने आंसर देख ही लिया ऊपर कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होते हैं और साथ साथ एज वेल एज हाई कोर्ट में भी होते हैं। कौन नियुक्त करता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी नियुक्त किया जा सकता है। किसको नियुक्त किया जा सकता है, पीपी साहब को नियुक्त किया जा सकता है। कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो साथियों 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट में करता है तो कौन चार्ट प्रिपेयर करता है, तो चार्ट प्रिपेयर का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किया जा सकता है। किसके कंसल्टेशन पे, तो सेशन जज के कंसल्टेशन पे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर सारी बातें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से। अगर क्वेश्चन सेक्शन नंबर 24 से आ रहा है, मीन्स कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से आ रहा है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से आ रहा है, तो आप अपने आंसर को अच्छे तरह से फ्रेम तो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट, ये बात कहाँ पे किया गया, अगर
अगर अपॉइंटमेंट करना है किसका, पीपी साहब का अगर अपॉइंटमेंट करना है हाई कोर्ट में, तो ये बातें बताई कहाँ गई है, तो ये सेक्शन नंबर 24 के क्लॉज 1 के अंतर्गत बताई गई है। द कोड प्रोवाइड्स दैट फॉर एवरी हाई कोर्ट, पीपी यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, पीपी साहब मीन्स की पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये इन सभी, ये जो कीवर्ड है और इन सभी चीज़ों को आपको एज यूजुअल लिखना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिनर वहाँ पे नंबर देगा। और द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, अगर यहाँ पे हाई कोर्ट में इनको नियुक्त करना है तो सेक्शन नंबर 24 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जा करके आपको कंसल्ट करना है। किससे कंसल्ट करना है, कौन अपॉइंट करता है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है इनको और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है। किसके कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से यहाँ पे अपॉइंट की जाती है। तो आपने देख लिया, अगर ये फुल लेंथ 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है या 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस तरह से आप अपने आंसर को और एलिबरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कल फॉर्मेट भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार का फॉर्मेट होना चाहिए जब आप अपने मेन एग्जामिनेशन के आंसर को आप फ्रेम करते हैं, तो किस प्रकार का वहाँ पे फॉर्मेट होना चाहिए जिससे कि आप अपने आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप नहीं फर्स्ट सेशन देखें तो फर्स्ट सेशन जरूर देखिएगा, उसमें मैंने फॉर्मेट डिस्कस किया है। बात करते हैं इनमें सेकेंड, अपॉइंटमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट में। अगर इनको डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करना है, अगर आप चार्ट में लिखना चाहते हैं तो चार्ट फॉर्म में वो ऊपर अभी मैंने बताया वो देख लीजिए। अगर आप लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप इसको देखिए। देखिए अपॉइंटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट में अगर इनको अपॉइंटमेंट करना है पीपी साहब को, तो ये सेक्शन नंबर 24 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत इनको डिफाइन किया गया। द कोड प्रोवाइड्स, जो कोर्ट होता है वो प्रोवाइड्स करता है फॉर द एवरी डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पीपी साहब होते हैं, पीपी साहब को हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होना अनिवार्य होता है। इसलिए अनिवार्य होता है भाई, मैटर को डील कौन करेगा वहाँ पे सामान्य आदमी तो मैटर को डील नहीं करेगा। डील करने का काम कौन करेगा, स्टार्टिंग केस की ओपनिंग कौन करता है, तो केस की स्टार्टिंग अगर क्रिमिनल मैटर में देखी जाती है साथियों, तो वहाँ पे पीपी साहब के द्वारा ही किया जाता है। मीन्स की पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होता है जो केस की ओपनिंग करता है, तो ये इनके द्वारा ही किया जा सकता है। शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे किसके द्वारा इस अपॉइंटमेंट किया जाता है साथियों, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट में इनको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक, हिज नेम अपीयर इन द पैनल ऑफ नेम प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं हमारे, उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है और उसी चार्ट में अगर इन चार्ट में अगर डीएम साहब ने जो पैनल तैयार किया है, जो चार्ट प्रिपेयर किया है, अगर उस चार्ट में इनका नाम है किसी भी स्पेसिफिक पीपी साहब का, तो उसमें उनका नाम है, तो उनसे कंसल्टेशन करके सेशन जज से कंसल्टेशन करके इनको नियुक्त किया जाएगा। ये कहाँ पे किया जाएगा, 24 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत इनको नियुक्त करने का काम किया जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई साथियों। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी इनकी क्या होती है। जो पीपी साहब होते हैं हमारे, इनकी किस प्रकार की एलिजिबिलिटी होती है भाई, कुछ ना कुछ तो एलिजिबिलिटी जाहिर सी बात है होती है, तभी तो इनको यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। हाँ, तो अभी आप लोगों ने एलिजिबिलिटी भी देखा है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये बात कहाँ बताई गई, सेक्शन नंबर 24 के सब क्लॉज 7 के अंतर्गत उनके एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया। अब द कोड प्रोवाइड दैट अ पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक पर्सन, एक वही व्यक्ति एलिजिबल है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए जो कि प्रैक्टिस किया हो, कितने साल का, 7 साल का और मोर प्रैक्टिस किया हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको यहाँ पे पीपी साहब बनाया जा सकता है। मीन्स कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको नियुक्त किया जा सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको बनाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे तो आपने नॉर्मल सभी जगह 7 ईयर आपने देखा है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा बाइफरकेट करता हूँ मैं 24 का क्लॉज 8 में। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बनता है कि इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। अगर मान लीजिए कि कभी स्पेशल, जब स्पेशल आप पढ़ते हैं तो स्पेशल कोर्ट बनता है, तो उसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी तो नियुक्त किए जाते हैं। तो ये बात कहाँ बताई गई, ये बात बताई गई है सेक्शन नंबर 24 क्लॉज 8 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। ऑफ द कोड प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। एक जो पर्सन होता है वो एलिजिबल होता है किस चीज़ के लिए, अपॉइंट करने के लिए, एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली इफ ही हैज़ बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर 10 ईयर और मोर। अगर कोई भी व्यक्ति है जो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा तक अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्या बन सकता है, वो सेक्शन नंबर 24 क्लॉज 8 के अकॉर्डिंग वो एडिशनल, वो क्या कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको माना जा सकता है, उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है। साथियों एक यहाँ पे प्रोवाइजो करके होना चाहिए था, लेकिन मैंने वो आंसर लेंथ इसका बड़ा हो जा रहा था, इसीलिए मैंने प्रोवाइजो को नहीं लिखा है। साथियों इसमें प्रोवाइजो ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई पीपी साहब है, किसी पीपी साहब को किसी कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया है और वो पीपी साहब अगर केस लड़ रहे हैं, अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति को लगता है कि हमारे जो अंदर जो हमारे लिए पीपी साहब जिनको नियुक्त किया गया वो हमारे लिए काम सही
सही से नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों हम बाहर से भी एक एडवोकेट को हम नियुक्त कर सकते हैं। ये प्रोवाइजो में दिया हुआ है। जब आप प्रोवाइजो पढ़ेंगे 24 का क्लॉज 8, तो उसमें एक प्रोवाइजो नीचे दिया हुआ है कि अगर आप चाहते तो एक प्राइवेट वकील भी नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन आप जो वकील नियुक्त करेंगे वो भी किसके अंडर में काम करेगा, वो भी पीपी के ही अंदर में काम करेगा। मीन्स कि वो भी व्यक्ति जो एडवोकेट भी काम करेगा वो अंडर द गाइडेंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ही अंडर में वो काम करेगा। बस वो देख करेगा आपको, आप अपने पर्सनल असिस्टेंस के लिए उस एडवोकेट को रख सकते हैं कि हम जो एडवोकेट जो पीपी साहब हैं क्या वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं, हमारे केस में अच्छे से वो बहस कर रहे हैं कि नहीं, हमारे केस में अच्छे से प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग कर रहे हैं कि नहीं। इन सब चीज़ों के लिए आप एक एडिशनल एडवोकेट रख सकते हैं, लेकिन जो एडवोकेट आप रखेंगे वो भी अंडर में किसके काम करेंगे, वो भी पीपी साहब के ही अंडर में काम करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं आप अपने आंसर को किस प्रकार से आप फ्रेम कर सकते हैं। अगर ऐसे आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो आपका नंबर कटेगा, लेकिन कम कटेगा आंसर। अब नंबर कटने की अगर बात मैं करता हूं तो कहां पे कटेगा, आपके हैंड राइटिंग को देख करके नंबर वहां पे काटा जाएगा। साथ ही साथ आपने कौन सा वर्ड कीवर्ड अप्रोप्रिएट जगह पे आपने इस्तेमाल किया है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि 7 साल का अगर वहाँ पे प्रैक्टिस मांगा है, गलती से आपने 6 साल लिख दिया तो वहाँ पे आपका नंबर कटेगा। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली आपको आंसर लिखना ही होगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आंसर लिख करके लाया हूँ, अगर आपको लगता है कि इस तरह से भी आप लिख करके चार्ट प्रिपेयर करके आप तैयार कर सकते हैं तो चार्ट प्रिपेयर करके आप तैयार करिए। जिस तरह से हो सकता है, साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है उस तरह से आप अपने आंसर को प्रिपेयर करने का कोशिश करिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ से क्वेश्चन यही बन सकता है। और साथियों अगर हम बात करते हैं वहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है जो पीपी साहब के यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर वहाँ से क्वेश्चन बनता है 24 से लेकर के 24 में, तो एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो 24 से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में देखा जा रहा है कि वहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेकर, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ साथ हम बात करते हैं तो ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो असिस्टेंट जिसको कि डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि 25A में इनको डाला गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन कंटिन्यूअसली बन रहे थे। इसको भी मैं सोच रहा था कि आपके लिए एक आंसर फ्रेम करके लाऊं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं इसके लिए आंसर नहीं फ्रेम किया हूँ। मैं कभी ना कभी इसके लिए आंसर फ्रेम करूँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि 25A जो है आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों इसको कब डाला गया है, इसको अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा अमेंड करके 2005 का अमेंडमेंट करके इसको क्या किया गया, इसको इंसर्ट किया गया। किसको, 25A को, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बताया गया है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें क्वालिफिकेशन देखा जाता है। इसमें क्वालिफिकेशन कितने साल का होना चाहिए, 10 साल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ साथ ये किसके अंडर में काम करते हैं, जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, ये होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में ये काम करते हैं। दोस्तों जब आप अपना बेयर एक्ट ओपन करके देखेंगे, सेक्शन नंबर 25 क्लॉज A वाला आप खोल करके देखेंगे तो वहाँ पर ये सारी बातें एज यूजुअल लिखी है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए एक बहुत ही जल्दी आंसर फ्रेम करके ले करके आ रहा हूँ। अभी हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 41 पे, क्योंकि सेक्शन नंबर 41 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो अरेस्ट की बात करता है। अरेस्ट कैसे किया जा सकता है, अरेस्ट कौन कर सकता है, अरेस्ट अगर करना होगा तो कौन कौन सा रूल हमें फॉलो करना होगा, कौन कौन से केस डिफाइन किए गए हैं अरेस्ट से रिलेटेड। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने का काम करते हैं। तो चलिए बिना देर की इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ जाता है, जिसमें दे रहा है इन व्हाट केसेस में अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट अ वारंट। यहाँ पे किन केसेस में एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये अरेस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो अरेस्ट के बारे में पूछ रहा है, अच्छी बात है अरेस्ट के बारे में पूछ रहा है, लेकिन ये अरेस्ट डिफाइन कहाँ किया गया है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अरेस्ट डिफाइन कहाँ किया गया है। तो ये सीआरपीसी का टर्मिनोलॉजी है जो अरेस्ट की बात कर रहा है। अरेस्ट को डिफाइन सीआरपीसी में किया गया है साथियों। साथ ही साथ सीआरपीसी में तो डिफाइन किया गया, किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन के रेंज के बीच में इसको डिफाइन किया गया, तो चैप्टर नंबर 5 में डिफाइन किया गया सीआरपीसी में, सेक्शन नंबर 41 से लेकर के सेक्शन नंबर 60A के बीच में सीआरपीसी में अरेस्ट को डिफाइन किया गया। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन बन रहा है, एक प्रकार से तो ऐसे क्वेश्चन बन गया जो मैंने दिखाया, एक प्रकार से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस में अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट विदाउट वारंट। कब
एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक किसी व्यक्ति को बिना वारंट के उसको क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। इसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और भी कई प्रकार से कई तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आप सोच सकते हो उतने प्रकार से। और आपको आंसर लिखना क्या है, आपको आंसर अरेस्ट के बारे में लिख रहा है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है इसमें। देखिए क्वेश्चन जब विदाउट वारंट की बात आ जाती है, अरेस्ट विदाउट वारंट की बात आ जाती है, यहाँ पे भी अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट विदाउट वारंट की बात आ जाती है। तो हमें विदाउट वारंट की यहाँ पे बात आती है, वहाँ पे हमें सेक्शन नंबर 41 से लेकर के सेक्शन नंबर 60A को अपने दिमाग में रिकॉल करना है और उसी के बीच से हमको अपने आंसर को फ्रेम करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आंसर को कैसे फ्रेम किया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है। क्या बताया गया, सेक्शन 2C ऑफ द कोड स्टेटेड दैट अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। हमको यहीं पे बताया गया है, सेक्शन नंबर 2C के अकॉर्डिंग बताया गया है कि किसी भी पर्सन को हम अगर अरेस्ट करते हैं विदाउट वारंट तो वो हमको सेक्शन 2C में बताया गया। इन कॉग्निजेबल केसेस, अगर किसी भी प्रकार का संज्ञेय मामला होता है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होता है तो उसमें हम व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज गिवन टू पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 41। ये पावर हमको साथियों कहाँ डिफाइन किया गया है कि बिना अरेस्ट वारंट के भी हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। किस मामले में, कॉग्निजेबल अगर मामला होता है, अगर संज्ञेय मामला होता है तो हम व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये बात हमको कहाँ बताई गई है, ये बात CRPC के सेक्शन नंबर 41 के अंदर ये बात बताई गई है। और कंडीशन भी बताया गया कि किस किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार वहाँ पे कर सकते हैं। इट लेस डाउन द वेरियस सर्कमस्टांसेस, उसके अंतर्गत काफ़ी सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं कि आप इस व्यक्ति को इसी प्रकार से आप पुश और पुल करके उसको अरेस्ट कर सकते हैं, आप उसको ओरल इंटिमिडेशन दे करके अरेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है आपको तब आप अरेस्ट कर सकते हैं, कोई सस्पिशन है तब आप अरेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का आपको कोई रिक्वेजिशन आता है तब आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के कंडीशंस को दिए हुए हैं, जो कि कंडीशन के बारे में अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। इन विच अ पर्सन कैन बी अरेस्ट बाई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। ये जो मैं मामला बता रहा हूं, जो रीजनेबल कंप्लेंट मिल रहा है, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपको मिली है, किसी प्रकार का रिक्वेजिशन मिला है, आप इस दशा में क्या कर सकते हैं, विदाउट वारंट आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं उसका आर्टिकल नंबर 21 का क्या हो जाता है, टोटली वायलेशन हो जाता है। मीन्स कि जैसे ही उस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया, मीन्स कि उसको डिटेंड कर लिया, उसका आर्टिकल 21 का यहाँ पे वायलेशन हो जाता है। आप ये भी वर्ड चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे ही कि आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया तो उसका आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन हो सकता है। अगर आप इसको कब लिखेंगे, जब आप कंक्लूजन में लिखेंगे, अगर कभी आपके पास टाइम बचता है, आपको कंक्लूजन लिखने का भी मौका मिल जाता है, तो आप कंक्लूजन में ये बातें लिखेंगे। अब देखिए, दिस सर्कमस्टांसेस आर स्टेटेड एज अंडर। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी पुलिस व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस, अगर मान लीजिए कि कोई आपने के द्वारा ऑफेंस किया गया, कहाँ पे ऑफेंस किया गया, पुलिस के प्रेजेंस में अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का ऑफेंस कमिट किया गया तो पुलिस क्या कर सकता है, विदाउट कॉग्निजेंस, विदाउट किसी अरेस्ट वारंट के आपको क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। ये बात कहाँ बताई गई, 41 के क्लॉज 1A के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। अब पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकता है। एनी पर्सन हु कमिट्स ए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इन हिज प्रेजेंस, अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया जाता है तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, सेक्शन 41 क्लॉज 1A के अंतर्गत वो किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई। बी, यहाँ पे बी पॉइंट भी होना चाहिए, लेकिन बी पॉइंट को मैंने नहीं लिखा है। बी पॉइंट में साथियों मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा आंसर जो हो रहा था वो काफ़ी बड़ा हो जा रहा था, ये फुल लेंथ का आंसर हो जा रहा था, ये 20 नंबर का आंसर हो जा रहा था। अब एग्जामिनेशन में क्या किया गया, अब आपको 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन उसी को दे दिया जा रहा है, बाइफरकेट कर दिया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। तो ये मैं फुल लेंथ का भी आंसर इसको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 41 क्लॉज A को डिफाइन किया, इसी तरह यहाँ पे सेक्शन नंबर 41 क्लॉज B को भी यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। 41 क्लॉज 1 क्लॉज B में क्या बताया जाता है साथियों, यहाँ पे रीजनेबल कंप्लेंट की बात की जाती है। अगर किसी भी प्रकार का रीजनेबल कंप्लेन यहाँ पे मिल जाता है, किसी भी प्रकार का क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, और किसी भी प्रकार का रीजनेबल सस्पिशन होता है, और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से अगर कोई भी 7 साल से कम का मामला है, मीन्स कि 7 ईयर से कम है और विदाउट फाइन है,
तो उस व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं। ये बात कहाँ बताई गई है, ये बात बताई गई है सेक्शन नंबर 41 क्लॉज 1 के बी के अंतर्गत ये सारी बातें बताई हुई हैं। जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे, जब आप आंसर को फ्रेम कर रहे होंगे तो बेयर एक्ट सामने जरूर रखे रहिएगा, उस बेयर एक्ट से मिलाते रहिएगा कि क्या जो मैं बता रहा हूँ वो वाकई में सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। आप कम से कम अपने आप को क्रॉस चेक करिएगा। और साथियों एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए सेशन किस प्रकार से हेल्पफुल हो रहा है, क्या इस प्रकार से और भी आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं हमको। बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में। देखिए सेकंड यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑफेंसेस पनिशेबल विथ 7 ईयर और लेस देन 7 ईयर। इसी की बात मैं कर रहा हूँ, या तो ऑफेंस किस प्रकार का होना चाहिए, या तो 7 साल का सजा उसमें होना चाहिए, या 7 साल से कम का होना चाहिए। ये बात कहाँ बताया गया, सेक्शन नंबर 41 क्लॉज 1 के बी में बताया गया, जो अभी मैं ऊपर आपको बता रहा था। इफ अ रीजनेबल कंप्लेंट इज मेड, यहाँ पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इज रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन, या तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए या रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए, दैट अ पर्सन हैज कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। दोस्तों ये सब कीवर्ड है, यही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन और कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये क्या है, ये आपका जिस्ट है, यही आपको नंबर दिलाएगा। बाकी ये सारी बातें जो आप लिख रहे हैं ये इसके सपोर्ट में लिख रहे हैं, सपोर्ट में आंसर को लिखेंगे तभी आपका आंसर सुंदर होगा। लेकिन जब आप ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लिखेंगे, रीजनेबल सस्पिशन लिखेंगे और कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखेंगे, तभी आपको एग्जामिनर के द्वारा नंबर असाइन किया जाएगा, अन्यथा आपका नंबर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये कीवर्ड होता है, एग्जामिनर इसी वर्ड को ढूंढ रहा है कि आपने इस वर्ड को अपने आंसर में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, तो यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को भी देख लिया। पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 7 ईयर विथ और विदाउट फाइन, या तो फाइन के साथ हो या बिना फाइन के साथ हो। द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट सच पर्सन विदाउट वारंट। यहाँ पे इस व्यक्ति को क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है। कैसे, बिना वारंट के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के भी पुलिस क्या कर सकता है, आपको गिरफ्तार कर सकता है। तो ये बातें आपको साथियों समझ में आ गई हैं। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव। यहाँ पे उसके साथ क्या होना चाहिए, सफिशिएंट रीजन टू बिलीव होना चाहिए। दोस्तों अगर हम रीजन टू बिलीव की बात करते हैं तो आप लोगों ने आईपीसी में जरूर पढ़ा होगा कि रीजन टू बिलीव कहाँ पे डिफाइन किया गया। तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, सेक्शन नंबर 26 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे रीजन टू बिलीव के बारे में बताया जाता है। वही रीजन टू बिलीव होना चाहिए, मीन्स कि आपके पास सफिशिएंट रीजन होना चाहिए बिलीव करने का, विश्वास करने का कि वो उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया है, किसी भी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है, तभी आप उसको क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। देखिए लिखा है, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज कमिटेड सच ऑफेंस, मीन्स कि वो इस प्रकार का ऑफेंस किया है, तभी आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर आपके पास रीजनेबल क्या कहते हैं, रीजनेबल बिलीव करने का कारण नहीं है तो उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसके आर्टिकल 21 का आप वायलेशन नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं साथियों, ही इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अगर वो सेटिस्फाई हो जा रहा है, जो पुलिस ऑफिसर है, अगर उसको अरेस्ट कर रहा है, अगर वो सेटिस्फाई हो जा रहा है कि नहीं इनका अरेस्ट करना अनिवार्य है, अगर इनको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये बाद में क्या करेंगे, ये जो विटनेस हैं उनको टेम्पर करेंगे, ये जो एविडेंसेस हैं उनके साथ ये छेड़छाड़ करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, इसलिए इनको गिरफ्तार करना जरूरी है, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है अंडर सेक्शन 41 ऑफ CRPC। आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ए पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, ए पॉइंट में बताया जा रहा है टू प्रिवेंट सच पर्सन फॉर कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंसेस, मीन्स कि इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाता है। अब बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया क्यों जा रहा है, इसके लिए और उसको गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि अगर बंदे के द्वारा एक ऑफेंस कर दिया गया तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो वो उसके बाद दूसरा ऑफेंस नहीं करेगा, वरना पता चलता है कि गिरफ्तार नहीं किया, एक ऑफेंस यहाँ पे आज मर्डर किया, कल जा करके उसका मन बढ़ा रहेगा, वो वहाँ पे भी मर्डर कर देगा, इसीलिए उसको क्या किया जा सकता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, इसलिए भी उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम द टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस और कॉजिंग इज डिसअपीयर्ड, इसलिए भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है साथियों कि वो एविडेंसेस के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना करे, मीन्स कि एविडेंस को कहीं इधर उधर छेड़छाड़ करने का मतलब ये एविडेंस के साथ वो खिलवाड़ ना करे, एविडेंस को मिटाने का वो कोशिश ना करे, इस कारण से भी किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है दोस्तों वो ये होता है कि वो किसी भी गवाह को क्या करते, धमकाए नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गवाह है, चाहे कोई भी जो उस फैक्ट से रिलेटेड है, उस सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड, उसको क्या
क्या करता है, अगर दबंग आदमी होता है तो वो उसको दबाता है, धमकाता है कि मान जाओ नहीं तो तुम्हारे 3 की फैमिली को मैं 6 कर दूंगा, मीन्स कि बीच से आधा काट दूंगा। तो ये इस प्रकार का वो न कर सके, किसी भी प्रकार का ना उसको थ्रेट देगा, ना इंड्यूसमेंट देगा, ना प्रॉमिस देगा, इसलिए भी उसको गिरफ्तार करना अनिवार्य होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अनिवार्य होता है गिरफ्तार करने का, कि भाई अगर इस प्रकार का मामला अगर कोर्ट कहती है उस बंदे को पकड़ के लाओ, अगर वो बंदा को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर वो भाग जाएगा, कोर्ट हमसे कहने लगी कि भाई अब तुम जाओ, उसको पुलिस ऑफिसर अब तुम जाओ उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ला, वो पता चला कि वो भाग गया, दिल्ली भाग गया, मुंबई भाग गया, वो विदेश भाग गया, तो कैसे उसको पकड़ के लाएंगे। इसीलिए वहाँ पे गिरफ्तार करना आवश्यक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के मामले में। आपने ये सारी बातों को यहाँ पर देख लिया, और ये सारी बातें दोस्तों लिखी कहाँ हुआ है, सारी बातें आपको बेयर एक्ट में एज यूजुअल मिल जाएगा, बस आपको आंख से खोजने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल गाइडलाइन दिया गया था रिलेटिंग टू अरेस्ट। अब हमको ये सारी बातें, हम आंसर को फ्रेम कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम आंसर को देख रहे हैं कि कैसे हम अपने आंसर को लिखेंगे जो एग्जामिनर को सटीक उसके दिमाग में बैठेगा, और वो हमको क्या देगा, वहां से वो नंबर देगा। अगर अच्छा से अच्छा नंबर देगा तभी हम मेन क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर अच्छा से अच्छा हम लिखेंगे नहीं कंटेंट, अगर अच्छे से अच्छे उसको समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, दोस्तों जितनी ताकत होती है हम मेन एग्जामिनेशन में ही अपनी ताकत को झोंकने का कार्य करते हैं। जितना हमारे पास एनर्जी है सब हम मेन एग्जामिनेशन में लगा देते हैं। प्रिलिमिनरी तो कोई क्वालिफाई कर सकता है भाई, उसमें 4 ऑप्शन रहता है, हमारे आंखों के सामने चारों ऑप्शन घूमते रहते हैं। अब उसमें एनालिसिस करने की बात होती है, लेकिन जो हमारा मेन ऊर्जा लगता है, जो हमारा मेन फोर्स लगता है, वो मेन एग्जामिनेशन में लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन को देखना है और उस क्वेश्चन को अपने हैंड राइटिंग में, अपने दिमाग से, अपने बेयर एक्ट के कीवर्ड से हमको उसमें सजा करके लिखना है। दोस्तों बेयर एक्ट सबके पास होता है, आपके पास भी बेयर एक्ट होगा, हमारे पास भी बेयर एक्ट है। जो जज साहब आपकी कॉपी को चेक करेंगे, जो प्रोफेसर साहब आपकी कॉपी को चेक करेंगे, उनके पास भी वही बेयर एक्ट होगा, और वो भी वही चीज़ देखेंगे जो आप नहीं लिखे होंगे। वो वहीं पे क्रॉस, उनकी निगाहें वहीं पे जाएंगी, जो आपने कीवर्ड नहीं लिखा है तो वहीं पे जाती है, वहीं कहते हैं इसको काटो, इसको काटो। और जैसे ही आपने कीवर्ड लिखा है तो उनकी निगाहें कीवर्ड पे जाती है कि नहीं इसने कीवर्ड लिखा है, और वहाँ पे वो आपको क्या करते हैं, आपका नंबर काटने में हिचकिचाते हैं, आपका नंबर नहीं काटना चाहते हैं। अब देखिए जैसे ही आप अपने आंसर को लिखेंगे तो भाई यहाँ पे केस लॉ के साथ आपको आंसर लिखना होता है। जब आप यूपी के मेन एग्जामिनेशन को लिखते हैं तो आपको अपने आंसर को फ्रेम करना होता है, साथ साथ किसके सपोर्ट में, केस लॉ के सपोर्ट में फ्रेम करना होता है, जो फंडामेंटल गाइडलाइन प्रोवाइड की गई थी अरेस्ट से रिलेटेड। दोस्तों ये सबसे पहले हमको बताते हैं जो केस मैंने लिया, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो 1994 का केस है। दोस्तों इन्हीं के केस में गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो आप तो सबसे पहले तो अरेस्ट कर लिए, मीन्स कि उसका आर्टिकल नंबर 21 का तो धज्जियां आपने उड़ा कर रख दिया। अगर आपने अरेस्ट कर भी लिया तो आप किस किस गाइडलाइन का आप फॉलो करेंगे जिससे कि उस व्यक्ति को जो अरेस्ट हुआ है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन न हो, मीन्स कि उसको अवैध डिटेंशन न घोषित किया जाए। द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। आप अपने वर्ड का चयन करिए, किस किस वर्ड को आप अपने एग्जामिनेशन में फ्रेम करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सुप्रीम कोर्ट लिख दीजिए, अपेक्स कोर्ट लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना है आप लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक अच्छे वर्ड को यहाँ पे मैंने शामिल किया, तो यही वर्डिंग्स ये आपको नंबर दिलाने का काम करेगा। द अपेक्स कोर्ट रूल्ड दैट एंड अरेस्टेड पर्सन being held in custody is entitled to have one friend, relative और other person। जब भी पुलिस के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है साथियों, तो क्या करना होता है, जैसे ही किसी पुलिस के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है तो उसका जो वेल विशर होता है, जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया होगा, जाहिर सी बात है उसका कोई फ्रेंड होगा, कोई उसका रिलेटिव होगा, कोई उसकी वाइफ होगी, कोई उसका हस्बैंड होगा। आप क्या करेंगे, टाइम रहते आप उसके फ्रेंड को, आप उसके रिलेटिव को और जो उसके अदर पर्सन होंगे आप उसको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को क्या किया है, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से मैंने अरेस्ट कर लिया है इस मामले में। ये क्या दिया गया था, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था। इंटरेस्टेड इन हिज वेलफेयर, जो उस व्यक्ति के वेलफेयर में, मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कोई गिरफ्तार कर लेगा तो मुझे जब गिरफ्तार कर लेगा तो मेरे परिवार वालों को तो बताया जाएगा, तभी तो हमारे परिवार वालों को पता चलेगा कि हाँ भाई इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तभी तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा और हमें क्या करेगा, हमें बेल पे लेने के लिए कोशिश करेगा, हमें थाने से छुड़ाने के लिए कोशिश करेगा। इसीलिए क्या किया जा सकता है, बताने के लिए बताया गया है। नहीं तो पता चले कि आप गिरफ्तार करके 4 दिन से जेल में बैठा के रखे हैं, हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने कर दिया है, हमारे आर्टिकल 21 का आपने वायलेशन कर दिया, हमारे परिवार वालों तक को पता नहीं है, हमारे परिवार वाले सोच रहे हैं कि कहीं रिलेटिव में गया है। नहीं, इसी को देखते हुए
इसी प्रकार के क्यूओस पहले फैल जाता था। इसी को खत्म करने के लिए फंडामेंटल गाइडलाइन दिया गया था, किससे रिलेटेड, अरेस्ट से रिलेटेड। तो ये बात बताया जा रहा है। टोल्ड ही हैज़ अरेस्टेड एंड आल्सो वेयर ही इज डिटेन्ड, और ये भी बताना होता है कि मैंने उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके मैंने उसको कहाँ पर रखा, ये सारी बातें बतानी होती है। एन एंट्री शैल बी मेड इन द डायरी एज टू हु वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट। जैसे ही आपने अरेस्ट कर लिया है तो एक आपकी ड्यूटी बनती है, एक आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि एक डायरी आप मेंटेन करेंगे और उसी डायरी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, बताएंगे कि हाँ मैंने कब कब इसके फैमिली वाले को, किस फैमिली वाले को मैंने इन्फॉर्म किया था। ठीक, द मजिस्ट्रेट इज ऑब्लाइज्ड टू सेटिस्फाई हिम दैट ही इज दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉपर अरेस्ट हैव बीन कंप्लायंस विथ। ये जब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो ये मजिस्ट्रेट का भी ड्यूटी होता है, मजिस्ट्रेट साहब की भी ये ड्यूटी होती है कि मजिस्ट्रेट साहब उस व्यक्ति से पूछें कि क्या भाई जब तुमको अरेस्ट किया गया था तो ये तुमसे पूछे थे कि हाँ तुम्हारे किस रिलेटिव को बता दिया जाए, तुम्हारी वाइफ को बता दिया जाए, कि तुम्हारे बच्चों को बता दिया जाए, कि तुम्हारे माता फादर को बता दिया जाए। तो वो कहेगा कि हाँ साहब इन्होंने हमसे पूछा था, ये मेरे रिलेटिव को बता दिए थे। तब वहाँ पे ये जज साहब की जिम्मेदारी होती है। ये फंडामेंटल गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था किसके केस में, जोगिंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था। तो ये केस को भी आपने यहाँ पे अपने सपोर्ट में लिख दिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप बातें लिखेंगे, ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, डेथ से अगर पनिशेबल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 41 BA यहाँ पे आता है, उसमें ये बात बताई गई है। इफ़ अ पर्सन हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पनिशेबल विथ डेथ, अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है डेथ का या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर विथ और विदाउट फाइन। वहाँ पे उसको क्या किया जा सकता है, उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। उसके बाद से जो फोर्थ पॉइंट हमने यहाँ पे साथियों मेंशन किया है, यहाँ पे मेंशन किया है प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर। अगर किसी भी प्रकार का वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है जिसको उद्घोषित भगौड़ा कहते हैं, अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो कि सेक्शन नंबर 41 क्लॉज 1C में बताया गया, एनी पर्सन हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ईदर under this code or by order of the state government can be issue a arrest warrant। तब यहाँ पे भी उसके लिए क्या किया जा सकता है, एक अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से पूरे अरेस्ट के बारे में पूरे प्रोविज़न दिए हुए हैं, किस किस प्रकार से उसको अरेस्ट करना होता है। इसके सपोर्ट में देखिए मैं फिर से यहाँ पे एक केस लेकर के आ रहा हूँ जो कि DK बसु का केस है। इस केस का नाम, जोगिंदर कुमार के केस का नाम, DK बसु के केस का नाम, ललिता कुमारी के केस का नाम हर व्यक्ति के द्वारा सुना गया हो जो लॉ का प्रिपरेशन कर रहा, क्योंकि ये सब केस लॉ इतने इंपॉर्टेंट है कि इन पे एक एक केस अपने आप एक क्वेश्चन फ्रेम हो जा सकता है कि DK बसु के गाइडलाइन के बारे में आप डिफाइन करिए, जोगिंदर कुमार के केस के गाइडलाइन के बारे में आप डिफाइन करिए। इस पर भी मैं आपके लिए फुल लेंथ आंसर लिख करके लेकर के बहुत ही जल्द आने वाला हूं, जिस पे भी मैं गाइडलाइन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा गाइडलाइन उस समय प्रोवाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मीन्स की अपेक्स कोर्ट के द्वारा। अब बात करते हैं DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि 1997 का मामला आया है। एंड एंट्री शैल बी मेड बी रिक्वायर्ड टू बी पुलिस डायरी। जो भी एंट्री आप जिस भी व्यक्ति को आप अरेस्ट करेंगे, जिसको भी आप डिटेंड करेंगे, आप एक एंट्री तैयार करेंगे और वो कहाँ पर लिखेंगे, वो पुलिस डायरी पुलिस के पास होती है, उसी पुलिस डायरी में आप उस एंट्री को मेंटेन करके रखेंगे। द अरेस्ट शुड व्हेन सो required examining at the time of the arrest and major and minor inquiry it is presented on the body must be recorded that at the time। जब किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या करेंगे, आप उसको जांच करेंगे, उसके मेजर और माइनर हर एक चीज़ को आप जांच करेंगे कि इसके बॉडी पे क्या क्या मिल रहा है। जो भी चीज़ मिल रहा है, जैसे उसके बॉडी पे मिल रहा है कि हाँ उसने कपड़ा पहना है, कपड़ा हाँ ठीक है, उसके बाद से उसके शरीर पे मिल रहा है कि वो बंदूक भी छिपा करके रखा, वो भी मिला। उन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, एट द टाइम आप रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब उस सारी चीज़ों को आप लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, तो ये सारी बातें आप पुलिस डायरी के अंतर्गत लिखेंगे। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था DK बसु के केस में। यहाँ पर देखिए द इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर होता है, द इंस्पेक्शन मेमो मस्ट बी साइंड बाय द अरेस्टी। जो अरेस्ट हुआ है उसके द्वारा उस पे साइन भी किया जाना चाहिए, जो उनके पास पुलिस डायरी होता है कि हाँ देखो तुम्हारे सामने ही हमने जांच किया है और जांच करने के बाद ये चीज़ें तुम्हारे पास पाई गई हैं। इन सारी चीज़ों को लिख करके वहाँ पे उसी अरेस्टी पीपुल से वहाँ पे साइन करवाया जाता है। एंड द पुलिस ऑफिसर इट एट इट्स कॉपी मस्ट बी गिवन एट द अरेस्टी।
और उसकी एक कॉपी भी उसको पकड़वा दी जाती है कि लो भाई, तुम्हारे पास से ये रोलेक्स की घड़ी मिली है, ये सोने का माला मिला है, तुम्हारे पास ये बंदूक मिली है, ये जंजीर मिली है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास से मिली है, उसका एक लिस्ट आप प्रोवाइड उसको कर देंगे। जैसे कि वो व्यक्ति अगर छूटे तो ये ना कहे कि पुलिस वाले ने मेरा सोने का माला चुरा लिया, मैंने 5 अंगुली में 5 सोने की रिंग पहनी थी, अंगूठी उसने चुरा लिया। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे डीके बसु की केस की गाइडलाइन दी गई थी और ये सारी बातें करना अनिवार्य होता है। ठीक, कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द मेमो शैल बी सेंड टू द एरिया मजिस्ट्रेट फॉर हिज रिकॉर्ड। और जो भी आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया है आप उसको किसके पास सेंड कर देंगे, एरिया का जो मजिस्ट्रेट है, एरिया मजिस्ट्रेट के पास एज ए रिकॉर्ड आप उसको क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात करता है ऑन पॉइंट एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट मेमो शैल बी साइंड बाय द एट लीस्ट 1 विटनेस। ये कहाँ बताया गया, सेक्शन नंबर 41 सब क्लॉज बी के अंतर्गत ये बातें बताई गई है। जब आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 4 10 आदमी वहाँ पे पहुँच जाता है जब अरेस्ट होता है तो वहाँ पे किसी के द्वारा आपको एटलीस्ट 1 विटनेस के द्वारा साइन कराना अनिवार्य होता है कि हाँ इस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया। ये बात कहाँ बताया गया, जब सेक्शन नंबर 41 क्लॉज बी आप पढ़ेंगे साथियों तो वहाँ पे आपको कैपिटल बी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को लिखते हैं, अगर इस प्रकार से आप फ्रेम करते हैं तो आपका नंबर डिड्यूस नहीं किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कौन कौन से वेरियस क्लासेस होते हैं क्रिमिनल कोड्स के। तो दोस्तों जब आप देख रहे हैं कि क्रिमिनल कोड्स के क्लास के बारे में बात करता है तो ये बात हमको डिफाइन कहाँ किया हुआ है, तो बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई जब हम क्रिमिनल कोड्स की बात करते हैं तो 2 मिनट आप सोचिए कि ये बात कहाँ डिफाइन किया गया, तो सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग ये सारी बातों को डिफाइन किया गया है। तो इसी तरह से आप वेरियस क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स को देख लिए कि सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत वो डिफाइन किया गया। अब देखिए इसके आंसर को आप, ये 5 नंबर का आंसर है, इसको किस प्रकार से आप शॉर्ट तरीके से आप फ्रेम करेंगे। देखिए सेक्शन 6 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स फॉर द क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ये क्या करता है, एक क्लास प्रोवाइड करता है किसके लिए, क्रिमिनल कोड्स के लिए। इन एवरी स्टेट, सभी स्टेट्स के लिए एक क्लास प्रोवाइड करता है क्रिमिनल कोड स्थापित करने के लिए। अकॉर्डिंग टू इट बिसाइड हाई कोर्ट एंड द कोड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड एज आर एस फॉलो। मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, कोर्ट की स्थापना करेगा। अब कौन कौन से कोर्ट की स्थापना करेगा, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिस्ट दिया है, कोर्ट ऑफ सेशन की करेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहाँ पे क्या करेगा, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की स्थापना करेगा। मेट्रोपॉलिटन स्टेट के लिए कितनी पॉपुलेशन की, 1 मिलियन पॉपुलेशन की साथियों वहाँ पे आवश्यकता होती है। फिर ये क्या करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के कोर्ट की वहाँ पे स्थापना करेगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताएगा। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कौन करता है, तो साथियों एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट का काम हमारा स्टेट गवर्नमेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट टाइम बाय टाइम वो अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की करता है। और इन लोगों की अगर बात करते हैं तो इन लोगों का दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से देखते हैं कि आपने 3 क्वेश्चन को यहाँ पे फुल लेंथ का जो क्वेश्चन था, जो 2 क्वेश्चन था जो सेक्शन नंबर 24 से रिलेटेड था, हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक बड़ा टॉपिक था, उससे मैंने कवर किया। साथ साथ जो सेक्शन नंबर 41 से रिलेटेड हमारा केस था, क्वेश्चन था, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश किया है। दोस्तों इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन में रिपीटेडली बार बार जो पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा आपसे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पॉसिबल हो सके जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके नियर में जो भी आपका प्रिपरेशन कर रहा है पीसीएसजे का, उन तक आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता रहे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपसे लगता है कि हाँ इसमें आप किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लॉ विथ रोनित के नाम से है। आप जा करके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं लॉ विथ रोनित, तो वहाँ पे एक ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। अगर लगता है कि आपको नहीं PDF आपको मिल जा रहा है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी तो आप इस नंबर पे हमसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। मैं आपको कोई गाइडेंस देना चाहता हूँ, कोई असिस्टेंट होना चाहता है तो आप हमसे असिस्टेंस ले सकते हैं। मैं हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।